अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयशा असद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत की बात। आज का जो मेरा टॉपिक है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के ऊपर है, जिसके अंदर आईयूआई आ गया, आईवीएफ आ गया और इक्सी हो गया कि ये सब चीज़ें कब यूज़ होती हैं और डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं लेकिन पेशेंट करवा नहीं रहे होते क्योंकि उन्हें सही नॉलेज नहीं होती है। और जब नॉलेज नहीं होती है तो आप उस इलाज की तरफ नहीं जाते और जो अपना कीमती वक्त होता है वो हम बर्बाद कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सब ज़रूर देखेंगे और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे तो अब इन प्रोसीजर्स का नाम इतना कॉमन हो चुका है पाकिस्तान में भी कि सबको जो है ना इसकी अच्छी खासी नॉलेज हो गई कि आईयूआई क्या है, आईवीएफ क्या है, इक्सी क्या है, लेकिन इनफर्टाइल कपल्स को तो पता ही होगा। तो हम चलें, पहले हम कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो में सब कवर कर सकूँ। देखिए, जो आईयूआई है, आईयूआई की फुल फॉर्म है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। आईयूआई किसको रेकमेंड किया जाता है? उन कपल्स को जिनके अंदर मेल फैक्टर इशू हो कि मेल किसी वजह से इंटरकोर्स नहीं कर सकता है, कोई बिनाइल डिसफंक्शन है या कोई ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर ने जो है इंटरकोर्स करने से मना किया हुआ है। इसके अलावा कोई अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कोई वजह नहीं मालूम है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, तो उनमें भी कुछ डॉक्टर्स ये साइकिल देते हैं आईयूआई की। और आईयूआई की तकरीबन 3 से 6 साइकिल तक एक मरीज़ ले सकता है। अब ये डिपेंड करता है, किसी को कंसीव 3 महीने में ही हो जाता है, किसी को फर्स्ट मंथ में हो जाता है और किसी को 6 महीने की साइकिल में होता है। तो ये डिपेंड करता है, डॉक्टर का काम है कोशिश करना, और बाकी ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला के हाथ में हैं बेशक। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है? ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई हमें एडवांस टेक्निक और एडवांस मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर बेसिकली जो है हमें चाहिए, फ़ीमेल को हम जो है मेडिसिन देते हैं ताकि उसके एग्स बने, कि वही आम मेडिसिन, ठीक है, जो यूज़ होती है, और कोई इंजेक्शंस भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर जब टाइम आता है ना ओवुलेशन का, हम मेल का स्पर्म लेते हैं और उस स्पर्म को एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है स्पर्म वॉश करता है, उसमें से अच्छे स्पर्म्स को निकालता है, जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं, और वो हम जो है एक कैथेटर और ट्यूब में, या कह लें, आपके समझाने के लिए बता रही हूँ, उसमें दे दिया जाता है। और फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो फीमेल को विजाइना के जरिए कैथेटर डाल के उसे इंजेक्ट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। तो इसमें चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, अब यहाँ पे होता है कि कुछ जगह पे मैंने देखा है कि आईयूआई विदाउट एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो रहा है, मतलब डॉक्टर सैंपल ले रहा है और डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहा है, नो स्पर्म वॉशिंग, नो मतलब कोई मोटाइल स्पर्म्स रिट्रीव नहीं कर रहे हैं। तो ये आईयूआई नहीं है, इट्स नॉट आईयूआई। इसे आप धोखा कह सकते हैं मरीज़ के साथ, लेकिन आईयूआई नहीं है। ठीक है, और फिर दूसरा जो हमारा है कि सक्सेस क्या है, सक्सेस रेट आईयूआई का भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन आईयूआई एक अच्छा प्रोसीजर है, सस्ता प्रोसीजर है, 50,000 से कम में, बल्कि काफ़ी जगहों पे तो 20,000 30,000 में भी हो रहा है। तो ये अच्छा प्रोसीजर है, मतलब आप इसकी तरफ जा सकते हो अगर डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें डायरेक्ट आईवीएफ या इक्सी बता दिया जाता है, तो उसमें फिर जो है जो डॉक्टर आपको कह रहे हैं आपको उसी लाइन पे चलना है। ठीक है, क्योंकि आपके लिहाज से वो इलाज बेहतर है। फिर जो है दूसरा हमारे पास है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विच इज़ आईवीएफ। आईवीएफ में क्या होता है? आईवीएफ इज़ एडवांस प्रोसीजर, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। इसके लिए जो है हमें पूरा एक थोड़ा सेटअप चाहिए। हाँ, वैसे तो कराची में बहुत से अच्छे सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे ओवा आईवीएफ है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी है, इसके अलावा जो है डॉक्टर ज़रियाब सेठना का है, मतलब बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं। लाहौर में भी प्रोफेसर राशिद लतीफ़ साहब का है, लाइफ के नाम से। तो बहुत अच्छे सेंटर्स हैं और सबके अच्छे सक्सेसफुल केसेस हैं, नो डाउट इन इट। ये सब लोग जो है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। तो आईवीएफ के लिए आपको एक एक्सपर्टाइज और स्पेशल बंदा ही चाहिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है आपके एग्स, पहले तो डाउन रेगुलेशन की जाएगी ओवरीज़ की। ठीक है, डाउन रेगुलेशन ओवरीज़ की होगी। उसके बाद जो है आपके कुछ मंथ तक, मतलब फैमिली प्लानिंग पिल्स देंगे ताकि आपकी ओवरीज एग बनाना बंद कर दें। उसके बाद फिर जो है दोबारा आपको पिल्स दी जाएगी ताकि अच्छे एग्स को हम रिट्रीव कर सकें। अब आईवीएफ के अंदर क्या है कि हमें 15 से 20 फॉलिकल्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, जिसमें से हम एग्स को रिट्रीव कर सकें। क्योंकि फिर हम उन्हें फीमेल की बॉडी से हमने फ़र्ज़ करें 15 से 20 निकाल लिए फॉलिकल्स, उनमें से एग्स रिट्रीव कर लिए। फिर हमने मेल का स्पर्म लिया, ठीक है, स्पर्म सीमेन का वही पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। फिर ये ख़ास जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसे मिलाते हैं। ठीक है, आप लोगों के समझाने के लिए समझ ले, कोई डिश है उसके अंदर जो है
हम एग को स्पर्म के साथ मिला रहे हैं। जब वो कामयाब हो जाता है तो हम एक ख़ास टेम्परेचर पे रखते हैं कुछ दिन, कुछ घंटे। उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं कि जब एक अच्छे एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उसके बाद जो है हमारी कोशिश होती है कि अब इन्हें फ़ीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दे। तो ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में और आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है, लेकिन इसके अंदर बहुत हमें एक्सपर्टाइज़ की नीड होती है। ठीक है, फिर जब हम फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं उससे कुछ दिन के बाद फिर हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कि आया कि वो पॉजिटिव आया है या नहीं, प्रेगनेंसी को जो है ना मतलब एक्सेप्ट कर लिया है बॉडी ने या नहीं। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे चलती है सेम वैसे ही प्रेगनेंसी चलती है। ठीक है, और इसका क्या है, सक्सेस रेट पे बहुत बात होती है कि भाई IVF एक तो महंगा इतना है, 7 से 8 लाख का खर्चा है और पता नहीं हमारा कामयाब हो या ना हो। तो देखें, जो इसका कामयाबी का तनासुब जितनी एज कम होगी उतना ज़्यादा होगा। 30 साल से कम उम्र में इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है और जब एज फीमेल की बढ़ने लग जाती है तो सक्सेस रेट कम हो जाता है। सॉरी। अच्छा, एक बात आजकल मैं बहुत सुनी कि जी डॉक्टर ने IVF बताया, कोई मसला है जैसे ट्यूब्स ब्लॉक है किसी की, ठीक है, या एंडोमेट्रोसिस है, मतलब वो नेचुरल तरीके से या IUI से भी वो कपल्स जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर ने IVF बता दिया, अब वो कह रहे हैं कि भाई एज कम है हम अभी नहीं करवाएंगे। तो ये बहुत गलत बात है कि जब आपकी एज कम है तभी तो ये टाइम है करवाने का, ताकि आपके जो है चांसेस बहुत अच्छे हों, ठीक है, सक्सेस रेट अच्छा हो। तो इसलिए एज मैटर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा होगी तो बिल्कुल आप IVF नहीं करवाएं और सक्सेस, ऐसा बिल्कुल नहीं। मोस्टली IVF करवाते ही वो लोग हैं जिनकी एज 40 ईयर्स या 40+ होती है और उसमें सक्सेस रेट आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो जो भी आपकी एज है लेकिन एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करें इस चीज़ को। एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छी चीज़ है। और इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि एम्ब्रियो जो है फ्रीज़ हो सकते हैं, आप प्रिजर्व करवा सकते हो उन्हें, कि अगर आपको इरादा है कि अभी एक बच्चा हो जाए और फिर जो है 10 साल बाद 5 साल बाद, तो आप एक टेक्निक इसमें यूज़ की जाती है, फ्रीज़ हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इस दौरान जेंडर सिलेक्शन भी हो सकता है, उसके आई हर्ट के चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, लेकिन उसमें जो है मेल से क्योंकि जेंडर डिसाइड होता है, तो अगर आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए तो वो वाले क्रोमोसोम्स अलग कर देते हैं और फिर जो आपको मनपसंदीदा जेंडर चाहिए होता है वो इससे अचीव हो सकता है। फिर तीसरा प्रोसीजर जिस पर मैं आज बात करूँगी वो है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें उसी तरह एग्स रिट्रीव कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्योंकि इसलिए उनका करवाया जाता है जिनके स्पर्म्स बिल्कुल ख़राब हो, रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी ना हो, बहुत कम मोटाइल या अलाइव स्पर्म्स हो। तो इसमें हम अच्छे स्पर्म्स लेके डायरेक्ट, ये एग है तो ये उसका अंदर साइटोप्लाज्म होता है, डायरेक्ट उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब एग के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। जबकि अगर यही कपल जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, आदमी की सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट बिल्कुल ख़राब है, यही कपल्स जब नॉर्मल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट एनी प्रोसीजर, तो उसमें पता नहीं होता ना कि कौन सा स्पर्म्स जा रहा है आगे और कौन सा नहीं। लेकिन इसके अंदर आप चूज़ करते हो कि बहुत मोटाइल और अच्छा स्पर्म और डायरेक्ट एग के अंदर आप इंजेक्ट करते हो, तो उससे प्रेगनेंसी हो जाती है। और ये भी बहुत अच्छा प्रोसीजर, बहुत कामयाब प्रोसीजर है। अगेन इसके सक्सेस रेट भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो जो आपके शहर में फर्टिलिटी सेंटर हैं वहाँ पे विज़िट करें। हर गायनेकोलॉजिस्ट या कोई और डॉक्टर ये काम नहीं कर सकता है, प्रॉपर इनके सेंटर्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे विज़िट करें, आपका केस वो देखेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाएंगे, फिर जो प्रोसीजर आपके लिए सही होगा वो आपको एडवाइस करेंगे। ठीक है, और बाकी काफ़ी लोग ना मुझे ये बहुत इनबॉक्स करते हैं कि इस्लाम में अलाउ है नहीं। देखें, वी आर डॉक्टर्स, वी आर नॉट स्कॉलर्स, वी आर नॉट आलिम। तो जितनी मेरी महदूद नॉलेज है, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, कतर, दुबई, एवरी मुस्लिम कंट्री इज़ डूइंग IVF, IUI, ICSI, सब चीज़ें हो रही हैं। जो चीज़ नहीं है वो है स्पर्म डोनेशन, एग डोनेशन, ये मना है और ये पाकिस्तान में भी नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर कर भी देगा ना तो इस पर बहुत बड़ा एक केस बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आगे DNA हो सकता है, DNA करवा के देख सकते हैं बच्चे का, तो पता चल जाता है, चीज़ें छुपने वाली नहीं होती हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े केस में डॉक्टर फंस सकता है, तो इसलिए इतना बड़ा रिस्क और अपना कैरियर कोई भी दाव पे नहीं लगाता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, बाय द लॉ ऑफ पाकिस्तानी लॉ हमें ये चीज़ें अलाउ नहीं है। लेकिन जितनी मेरी महदूद नॉलेज है मैंने आपको बता दी है। अब इस बात पे मेरे ऊपर प्लीज़ कोई फतवा जारी नहीं कर दीजिएगा,
आप लोग खुद कंसल्ट कर सकते हैं, अपने जो भी आपके फ़िक्का है जो भी आपका, उसके अकॉर्डिंग अपने आलिम उलमा से कंसल्ट करें और फिर जो है इन प्रोसीजर्स की तरफ आए। ठीक है, मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, सबके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।